हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्य ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि सीटेट के सेकंड यानी कि जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की सीरीज है। उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से करिए बिकॉज अब एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम आने से पहले आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है एग्जाम टाइम में। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस के डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन किसी और तरीके से आए, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। दिए गए कथनों को पढ़िए। 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो दिए गए कथनों को पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प दिए हैं उसको बताना है। तो कथन ए क्या है? भारी अनाजों से भूसा उसाई द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि जो भारी अनाज होते हैं उनमें जो भूसा होता है उसको उसाई की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। कथन बी क्या है? विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन की निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जो निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए कथन पढ़ते हैं। कथन ए क्या है? कथन ए सत्य है तथा कथन बी असत्य है। बी में क्या दिया है? कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं। सी क्या है? कथन बी सत्य है तथा कथन ए असत्य है। कथन ए तथा कथन बी दोनों असत्य हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है कथन बी, कथन बी नहीं, ऑप्शन बी। यानी कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं कथन ए तथा कथन बी दोनों ही सत्य हैं, बिकॉज देखिए हमने क्वेश्चंस का जो है ये इसका डिस्कशन देखिए। कथन में वर्णित दोनों विधियां कण के आकार तथा आधार पर अलगाव की विधि है, यानी कि सेपरेशन करने की विधि है। तो निस्यंदन विधि तथा ओसाई विधि जो ये विधियां हैं, ये दोनों ही कैसी विधियां हैं? ये कण के आकार तथा भार के आधार पर अलगाव करती हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है या आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे या वीडियो बनाएंगे। ठीक है। स्थिर अवस्था में द्रव क्या करता है? केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, या फिर केवल पार्श्व की ओर यानी कि पीछे की ओर जो उसका प्रेशर होता है वो होता है। अब देखिए इसका आंसर है बी। देखिए आंसर सामने है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कशन को ना समझें। देखिए डिस्कशन करने से क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस अगर वो किसी और तरीके से आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं, तो डिस्कशन में आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं या क्वेश्चन के कंसेप्ट हैं, वो याद रहने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाती है, आप याद रख पाते हैं उन चीज़ों को। इसीलिए डिस्कशंस को भी ध्यान से सुनिए। स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है, ना कि किसी निश्चित दिशा में। देखिए जब कोई हमारा द्रव है, ठीक है, वो हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, तो वो सभी दिशाओं में समान अवस्था में क्या कहते हैं, क्या डालेगा? दबाव सभी उसमें समान होगा, सभी दिशाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें हमारे 4 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ये हमारा पहला कथन है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से बड़ा होता है, जो हमारी इमेज होती है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी की समान दूरी पर बनता है, जो हमारी दूरी प्रतिबिंब से उसी दूरी पर वो वहां बन रहा है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है या फिर प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। बी सी डी तीनों ही जो ऑप्शंस हैं हमारे एकदम ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है हमेशा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी आ रहा होगा। तो इसीलिए विकल्प असत्य है। कौन सा? ए। क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, पर बड़ा नहीं होता है समतल दर्पण में, उसमें क्या होता है, बराबर होता है हमारा जो प्रतिबिंब होता है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, तो देखिए जिसमें सिंगल सेल होती है, यानी कि निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं, बस ये बताना है एक नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, युग्मनज यानी कि या फिर युग्मज, या मुर्गी का अंडा, या भ्रूण, या पैरामीशियम। तो सभी एक कोशिकीय, बस इसमें एक ही चीज है जो एक कोशिकीय नहीं है, तो जो हमारा आंसर है मुर्गी का अंडा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कुछ भी आ सकता है कि एक कोश ऐसा आ जाए बहुकोशिकीय है, तो इसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। हमारा जो क्वेश्चंस हैं कुछ भी चेंज करके आ सकता है। अब क्वेश्चन के डिस्कशन को देखिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज भी हो सकता है। देखिए, मुर्गी का अंडा एक बहुकोशिकीय संरचना है। ठीक है, यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाए जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणीय संरचना का विकास कर रहा होता है। तो जो ये हमारा मुर्गी का अंडा है वो बहुकोशिकीय संरचना है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय है, ये आ सकता है इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन का डिस्कशन पढ़ रहे हैं तो इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि बहुकोशिकीय संरचना, चलो ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, और विदलन की अंतिम अवस्था किस में होती है, मुर्गी के अंडे में होती है, जिसमें पाए जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणीय संरचना का विकास कर रहा होता है। तो तीन चीजें इस क्वेश्चन के डिस्कशन में छिपी हुई थी, तो आपको अब आ भी गई होंगी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हैं इसमें, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे विकल्प हैं उनका चयन करना है उचित का। तो जब भोजन, पहला कथन क्या है, पहला स्टेटमेंट, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो अब बताइए, अब हमारे इसमें चार हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इनको भी देखिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी क्वेश्चन है, तो एक अलग क्वेश्चन है, तो जिसको जो पढ़ के जाएगा, जो गो थ्रू हुआ रहेगा, उनको बहुत आसानी रहती है। इसलिए आप अपना जो सीटेट का टारगेट है इस बार आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, आपको करना ही करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे ए तथा बी ऑप्शंस हैं वो रासायनिक परिवर्तन यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। बी क्या है, सभी रासायनिक परिवर्तन है। सी क्या है, बी एक भौतिक परिवर्तन है। या डी क्या है, ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका देखिए आंसर विद डिस्कशन हम करते हैं। इसका आंसर है बी। बी मतलब सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। इधर हम आपको टिक लगा देते हैं बी। ठीक है, देखिए सेब को काटने के कुछ देर पश्चात भूरा होना एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें फिनोस का कीनोन में परिवर्तन होता है। तो देखिए इसी के क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको कितनी चीजें पता चल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। सेब को काटने से क्या हो जाता है, भूरा होना, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, एंजाइमेटिक। ठीक है, क्यों होता है, जिसमें फिनोस का कीनोन में परिवर्तन होता है, तथा शेष अन्य विकल्प भी रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। अतः सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही क्या सभी है, आप ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है। ठीक है, हाँ आपको ये बात पता ही होगी, वैसे एक बार बता देते हैं। जो ये क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी वर्ड में आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, आप तभी की तभी उसको इंग्लिश में वहाँ ऑप्शन आता है चेंज करके कुछ वर्ड्स का मीनिंग, जैसे आपको हिंदी ज़्यादा टिपिकल लगती है, किसी किसी वर्ड को हम मतलब साइंस की लैंग्वेज में ही सुनते आते हैं, तो वहाँ पे आपको चेंज कर लेंगे आप उस समय, और अपने क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन देखिए,
कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह प्रक्षेपण करेगा कि क्या प्रक्षेपण करेगा? देखिए क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। ऑप्शन क्या है? पहला, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो आप बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है? ध्यान से आप इन जब ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में बनाते भी जाइए, क्योंकि जब वहाँ एग्जाम करेंगे तो साथ के साथ आपके दिमाग में आते रहना चाहिए। ठीक है। आसुत जल, जो इसमें वर्ड आया है, आसुत जल क्या होता है? वह जल जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटाया गया हो। ठीक है, आसुत जल क्या होता है? ठीक है, आसुत जल का आपको मीनिंग पता चल गया। ठीक है, आसुत जल को इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने सोचा आपको थोड़े से वर्ड्स बता दूं, कभी ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आ रहे हो। ठीक है, तो नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। अब ध्यान से पढ़िएगा, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है। जब कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, विलयन बनाता है, यानी कि मिक्सचर बनाता है। तो इस विलयन की बूंद क्रमशः पहले नीली लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर क्या ऑब्जर्वेशन करेगा? प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। तो क्या है? प्रश्नगत रासायनिक क्रिया में MgOH का होल 2 का निर्माण होता है। यह एक क्षार है, तो इस प्रक्रिया में इसका निर्माण होता है और ये क्या है? एक क्षार है जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तथा नीले लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। इसीलिए नीला लिटमस क्या रहता है? कोई प्रभाव नहीं होता उस पर, वो नीला ही रहता है, जबकि लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आपको एक मिनट। तो MgOH2 जो था, ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलती हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो था, ठीक है, ओके। क्योंकि ये कंसेप्ट वीडियो नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताते चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ का कंसेप्ट वीडियो ही आपको मिल जाए। ठीक है, और क्योंकि एग्जाम में भी आने में कम टाइम है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते। तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता। अब कारण बताइए भाई, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, अब देखिए, जो क्लास का जो विद्यार्थी है, निम्नलिखित कारण दिए, उसने कौन से कारण दिए हैं? देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जूनियर लेवल का क्वेश्चन है। जूनियर लेवल के क्वेश्चन में जो हमारे 8th क्लास 6th 7th क्लास इस टाइप के क्वेश्चंस, आपको ये उम्मीद की जाती है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि आप जूनियर लेवल के टीचर की एलिजिबिलिटी को पार करने जा रहे हैं। तो क्लास 8th के विद्यार्थी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ये चीज़ पढ़ रहा है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? क्लास 8th के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। क्या दिए गए? तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, जस्ता उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो इसका आंसर है बी, केवल बी। बी क्या है? तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसके नमक के घोल से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए क्वेश्चन के आंसर से। जो हमारा अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ते का स्थान कॉपर तांबे से ऊपर है ना, आपने पढ़ा ही होगा।
अतः स्पष्ट है कि Cu यानी कि कॉपर और जिंक को उसके विलयन से अलग नहीं कर सकते, जबकि जस्ता कॉपर को उसके जलीय विलयन से अलग कर सकता है। तो देखिए इसी में आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कवर, आपको दिखने से ही लग रहा होगा ऑप्शन का जो हमारा डिस्कशन है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से करते जाइए, क्योंकि ऑप्शंस में भी के जो आंसर के डिस्कशन है उसमें भी आपकी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए साथ के साथ। निम्नलिखित में जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से रोग फैलते हैं वो बताना है। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ठीक है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड। मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार या टाइफाइड। छोटी माता, तानिकाशोथ यानी कि मेनिनजाइटिस और तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस। अब बताना है, देखिए इसका आंसर है बी, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, मेनिनजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। तो ये जो बी का ऑप्शन में सारे जो बुखार हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। अब देखिए, अब इसमें साथ के साथ ये भी बता दिया, जो हमारा मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से फैलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया कौन से किस वायरस के संक्रमण से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के। जबकि विकल्प में दिए गए शेष अन्य विषाणु जनित रोग हैं। तो अन्य विकल्पों में जो दिए हैं इसमें मतलब A, C, D में, तो वो सब हमारे विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग हैं। और इसमें पूछा है जीवाणु। देखिए 2 चीज होती है, जीवाणु, विषाणु। जीवाणु को क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। विषाणु को वायरस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। नीचे दिए गए स्तंभ ए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको छोटा दिखेगा, इसका सही से स्कैनिंग नहीं हो पाया, बट हमें आपको क्वेश्चंस कराने, तो आप थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए के सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए हैं जिनसे वे संबंधित हैं, ठीक है। उसमें हमें मैच करना है। स्तंभ ए में क्या दिया है? एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, पैरामीशियम, स्पाइरोगेरा। और स्तंभ बी में क्या है? शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, और विषाणु। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि भाई स्तंभ ए की मदों का स्तंभ बी की मदों के साथ, मतलब जो ये हमारे कॉलम्स हैं, कौन सा सबसे सही मिलान है। तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके आंसर पर ही मूव करते हैं, वहाँ से आपको ध्यान आ जाएगा। तो एस्परजिलस जो है हमारा, वो क्या है? वो कवक है। तो कवक का कौन सा आंसर है? फर्स्ट का थर्ड। लैक्टोबैसिलस क्या है? ये आपको काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। लैक्टोबैसिलस क्या है? हमारा जीवाणु है। पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजुआ, ये भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा। और स्पाइरोगेरा क्या है? शैवाल। तो पहले जब आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहले तो आप जो आपको आता है उनको आप मिलान कर लीजिए उनका, ठीक है। और फिर जो नहीं आता उसको थोड़ा सा ध्यान करके उस चीज़ों को, कंसेप्ट को तब कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते समय परेशान नहीं होना है, अपना कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन सही हो, ठीक है। समझ गए? अब इसमें विषाणु का कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं था, तो विषाणु साइड में कर दिया। देखिए इन्होंने क्या किया, 4 ऑप्शन में मतलब 5 ऑप्शंस दे दिए आपको, जो थोड़े बहुत आप कंफ्यूज हो जाए, बट आप क्यों कंफ्यूज होंगे, आप तैयारी करके जाइए, ठीक है। अब देखिए 40 क्वेश्चन आ गया, यानी कि 40 मतलब 10th क्वेश्चन हमारी वीडियो के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? तो मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है उसकी शिराओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अगर आपको कोई शब्द ऐसा लग रहा है, वर्ड ऐसा लग रहा है, उसकी इंग्लिश पता नहीं चल रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सभी शिराएं पहला ऑप्शन देखते हैं। सभी शिराएं जो होती हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, A, B, C। तीनों ही कथन जो है हमारे सत्य हैं।
वो क्यों है, क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने है। शिराएं जो होती हैं CO2 बहुल रक्त का वहन करती हैं। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुल रक्त होता है उसका वहन करती हैं, और उनकी दीवारें पतली भी होती हैं और गुहा चौड़ी होती है, तथा यह रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि शिराओं की दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन बहुल रक्त आ जाए, तो आप ध्यान से कर रहे हैं तो आपको शायद याद भी रहेगा, याद ही रहना चाहिए, शायद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ यानी कि रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? भाई कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है, पढ़ने से ही पता चलेगा। मानव के उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। ऑप्शन डी क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब क्वेश्चन क्या था? सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन सी सही है भाई। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ये एंजाइम दीमक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये भी पता चल गया भाई, जो हमारे सेलुलोज पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? दीमक में पाए जाते हैं, उसमें होते ही नहीं है। इसीलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिक ही क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी नहीं, ऊपरी बीच का जोड़ एक उदाहरण है। ठीक है, हिंज संधि यानी कि हिंज जॉइंट का, कंदुक खल्लिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, श्रोडी संधि यानी कि पेल्विक जॉइंट का, यानी कि ऑप्शन डी बद्ध संधि फिक्स्ड जॉइंट का। तो कौन सा इसका आंसर है, आप बताइए। ठीक है, आपको सही पता था, ऑप्शन डी बंद संधि यानी कि फिक्स्ड जॉइंट का। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़, जो हमारा सिर होता है और जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, उसका जोड़ का कौन सा उदाहरण है। देखिए थोड़ा बहुत वर्ड्स का बाय मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी देर से पढ़ते पढ़ते थोड़े बहुत वर्ड ऐसे गलत निकल जाते हैं मुंह से। ठीक है, गलत मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो आगे देखिए, इसका आंसर देखिए। सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ बद्ध संधि यानी कि फिक्स जॉइंट का उदाहरण है। इनके बीच किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। जो हमारे बद्ध संधि होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, वो जो भी हमारे जोड़ होते हैं उनके बीच में कोई भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होती। चलो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो क्या है, आप ध्यान से कर लीजिएगा कि भाई हाँ, इस जॉइंट के बीच में कोई गति नहीं हो रही है, तो ये हमारा फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सही कथनों को पहचानना है। ठीक है, अब देखिए, धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए सबसे ज्यादा सही कथन यानी कि सही कथन कौन सा है। तो आप बताइए कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है भाई, केवल डी। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं जिससे आपकी और भी चीजें क्लियर हो जाए। भूगर्भ का जो जल होता है, भूगर्भ जल नदियों व झीलों के जल से अधिक है। ठीक है,
जल की कमी का सामना ग्रामीण व शहरी लोग जो होते हैं उनको दोनों को ही करना पड़ता है। खेतों की सिंचाई के विभिन्न प्रचलित स्रोत हैं तथा यह सत्य है कि जल मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। ठीक है, ये देखिए रॉन्ग है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत नहीं है भाई, देखने से ही पता चल रहा है। जल की कमी एक ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं, सभी करते हैं, ग्रामीण तो मुझे लगता है थोड़ा कम ही करते हैं। धरती से भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। तीनों ही रॉन्ग है, इसका आंसर केवल डी है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? जब हमारा विज्ञान है, हम जब पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से हमें पढ़ाने पर बल देना चाहिए? संचित परिभाषाओं और सही उत्तरों पर, अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर। तो देखिए आपने सही आंसर का अभी अनुमान लगाया। ऑप्शन जो है हमारा बी ठीक है, अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर। ठीक है, जब हम अवधारणाओं तथा प्रक्रियाओं की जो समझ होती है उसका सही से आकलन करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? विज्ञान का वास्तविक आकलन होता है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी से भी कर सकते हैं। आप देखिए संचित परिभाषा और सही उत्तर सिर्फ ये विज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर ये भी नहीं है भाई, गलत भी आ सकता है, हमें उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने ओनली बस इस पर ही सिर्फ हम ध्यान देंगे वो भी नहीं है। हाँ, इन तीनों क्वेश्चन में सबसे सही ऑप्शन है अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ अगर ठीक होगी तो आपका जो स्टूडेंट है वो एकदम सही रास्ते पर, यानी कि सही से साइंस की तरफ उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसको समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से करते रहिए। और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला प्रश्न या प्रश्न को पहचानिए। ठीक है, या तो हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन हो चाहे एक ही ऑप्शन हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो एग्जाम में आपका रह ना जाए। ठीक है, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया होता है और हमें जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि मुक्त अंत वाला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है। देखिए मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, अभी इस क्वेश्चन को करने से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? सांप और घोंघे की गतिशैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है? विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो ये चारों ही क्वेश्चन है, अब इनमें से बताना है कि कौन सा या कौन से क्वेश्चन मुक्त अंत वाले हैं। तो देखिए मुक्त अंत वाले जो क्वेश्चन है, सी ओनली ए, केवल ए। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अब देखिए, आप ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है अगर ये नहीं आएगा दूसरा आएगा, आप ध्यान से कर लेंगे उसको। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? वो होते हैं जिनके उत्तर की सीमा निश्चित नहीं होती। ठीक है, देखिए मुक्त अंत मतलब वो प्रश्न जिनके उत्तर की सीमा नहीं निश्चित है, सब अपने अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। और जो मुक्त अंत यानी कि एक बंधा हुआ अंत होता है क्वेश्चन का, वो क्या होता है, उनकी सीमा निश्चित होती है, उनमें एक सर्टेन यानी कि निश्चित आंसर होता है। अब देखिए गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तन में क्या अंतर है? एक निश्चित आंसर ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं थोड़ा बहुत अपना विचार लगा दूं। सांप और घोंघे की गतिशैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है? ये साइंटिफिक क्वेश्चन है, एकदम इसमें सटीक बातें हमें लिखनी होंगी। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए तथा उनकी विशेषताएं लिखिए, ये भी एक मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है भाई। हाँ, जो हमारा ऑप्शन ए है ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई थिंक, और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस की सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए, बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं जिससे आपका सीटेट एग्जाम इस बार हो ही जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया है, बट ध्यान से आप इसको पढ़िए प्लीज। देखिए क्वेश्चन देखिए, नायलॉन, देखिए कक्षा 8th की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है, और आते हैं हमेशा, जितना भी अभी तक हमने विश्लेषण किया है एग्जाम का, ठीक है। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता की सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, बने हुए, यहाँ पे रेशे से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के चलते नायलॉन का उत्पादन अधिकांश भाग पैरासूट बनाने में यूज हो गया जब जरूरत वैसी थी। युद्ध के बाद जब मौजों के उत्पाद का पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी और इस उत्पाद के लिए एक भारी कालाबाजारी होने लगी। एक जोड़ा मौजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन के लिए जो क्या थे, आपस में उपद्रव भी हो जाते थे, लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। अब देखिए क्या पूछा गया है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त प्रश्न को शामिल करने की सार्थकता क्या है। भाई क्यों ऐसा क्वेश्चन शामिल किया गया है आपके 8th क्लास के सिलेबस में एनसीईआरटी के। तो देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। देखिए विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचार का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार की तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। विज्ञान की समग्र समझ का विकास कर जो समग्र समझ होती है उसका समग्र समझ का विकास करना। ऐसी घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को आसान और सरल बनाना, यानी कि ऐसे इससे क्या होता है, समझने में आसानी रहती है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शंस ठीक है आप बताइएगा मेरे को, वैसे आपको दिख ही गया होगा, कोई बात नहीं। केवल ए और सी, केवल ए बी सी, केवल बी और सी, या फिर केवल ए और डी। तो इसका आंसर आपको दिख गया है, आंसर है केवल ए और डी, यानी कि डी आंसर जो है हमारा ठीक है। वो क्यों है देखिए, डिस्कस करते हैं। पहले डी देखिए, ऐसी घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके जो तर्क होते हैं वो सब सरल हो जाते हैं। वैसे हाँ होते ही हैं, इस तरीके की भाषा में अगर हम क्वेश्चंस को या फिर कोई चैप्टर को समझाते हैं। तो देखिए क्यों है, आप पहले डिस्कशन समझ लीजिए। उपरोक्त तरह से विज्ञान पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य यह है कि इससे विषय सामग्री सरल व रोचक हो जाती है तथा विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन भी हो जाता है तथा वैचारिक क्रांति भी आ जाती है। बिल्कुल देखिए आपने 3 ऑप्शन देखे और ये ऑप्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। इससे हमारा देखिए एक हिस्ट्री भी कवर हो रही है, हमें पता चल रहा है उस जो हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, नायलॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके जो हिस्ट्री है उससे भी हमारा परिचय हो रहा है स्टूडेंट्स का, और उससे रोचक भी बन रहा है और बहुत सारी चीजें और भी उनके विचार, मतलब वैचारिक क्रांति आ रही है बच्चों के विचारों में, छात्रों के विचारों में, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ के उसको टिक कीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आप क्वेश्चन के गो थ्रू हो रहे हैं तो आपको 100% क्वेश्चन अच्छे से होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं को कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले तो ऑप्शन ही देखते हैं। जब अगर विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, मतलब उसका कोई अदर उनके माइंड में कंसेप्ट होता है। ऑप्शन ए क्या है, शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। ऑप्शन सी, उनके विचारों की उपेक्षा करें। या फिर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। अब मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है क्या है, क्योंकि अभी मैं इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर करने के बारे में कई वीडियोज में बता चुकी हूँ। अगर आपने पहले वीडियोज देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस का जो आंसर है डी है। मुझे पता है आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा या आप पढ़ रहे होंगे पहले से, आपको पता चला होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा चेक करता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करेंगे, अपने देश के भविष्य को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करते समय क्या करते हैं, जो भी नेगेटिविटी जिस भी क्वेश्चंस में आपको दिखती है वो सब कट होते हैं, भले ही आपको ऐसा लगे कि नहीं ये होगा, बट जो नेगेटिविटी जिस क्वेश्चन के आंसर में आ गई, ऑप्शन में आ गई, वो उसका आंसर नहीं हो सकता। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखती है आंसर में, ठीक है, उसको ही आपको टिक करना है ध्यान से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसा नहीं है अब उसमें नेगेटिव चीज़ के बारे में पूछा है तो आप पॉजिटिव को ही लगा कर आओ। देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखिए, ये विचार गलत है और उन्हें सही विचार पढ़ाएं, उनको बताएं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये सब ये नहीं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटे नहीं, डांटना तो बिल्कुल ही नहीं है बच्चों को, उनको प्यार से ही समझाना है। उनके विचारों की उपेक्षा करें, नहीं कर सकते, अरे आप टीचर हैं, नहीं कर सकते। तो इन तीनों ऑप्शंस में क्या दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, आपको दिख रही है। मतलब नेगेटिविटी से मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट हाँ हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मतलब पढ़ के जाएंगे आपको तो ऐसा नहीं लगेगा, बट कभी कभी लगता है कि हाँ उनको उनको बताएं। ये हो सकता है कि आपको ये ए वाला ऑप्शन लग सकता है, अगर आप मतलब अभी न्यू है, अभी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत है और उनको सही विचार पढ़ाएं। नहीं, हमें क्या करना है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करनी, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बट एक पॉजिटिव वे में हमें अपनी समस्या का सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी शायद बोर होंगे। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आप बोर होंगे, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में तो आपको पढ़ना ही होता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए मैंने ये पढ़ा नहीं है शायद। शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। देखिए जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहते हैं, आपने भी देखा होगा। उसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बार बार ऐसी गतिविधि करे भाई जो उनको समझ आए कि हाँ हमारे जो सर है, मैम है, हमारे जो शिक्षक हैं वो हमारी अवधारणाओं को सही कर रहे हैं, हमें समझ आ रही है। ठीक है, तथा उस तथ्य पर बार बार विचार करें ताकि उन्हें विषय वस्तु का सही ज्ञान स्पष्ट हो सके। हमें ये नहीं हमें ध्यान हटा देना है अपने स्टूडेंट से। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट एकदम महत्वपूर्ण है, हर किसी का हमें क्या करना है, जब हम टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, हमें हर किसी स्टूडेंट पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे भरोसे ही अपने बच्चे को हमारे पास अपने विश्वास से भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। तो ये बताना है कि कौन सी क्लास सबसे अच्छी होगी जहाँ पे ये बच्चे इस तरीके का काम कर रहे हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर शिक्षार्थी शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है या कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए आपको दिख गया आंसर, मैंने मूव किया, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको आ भी गया होगा। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए सी डी, केवल बी, या बी और डी। तो ऑप्शन ए सी डी हमारा ठीक है, अच्छी कक्षा की ओर संकेत कर रहा है। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी क्लास है जिसमें शिक्षार्थी क्या है, इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं करने में, कि वो प्रयोग जो है, प्रैक्टिकल जो है, अपने अवलोकनों को खुद से दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सी को सी ऑप्शन की तरफ, शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। देखो सबसे अच्छी क्लास वही होती है जिसमें क्वेश्चन कितना भी पूछे बच्चा उसको आंसर मिले और उसको कोई डर ना हो। अब डी ऑप्शन को देखिए, शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध साधनों का उपयोग करते हैं। मतलब हमें
अलग अलग संसाधनों का उपयोग करना है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हमारे ए सी डी तीनों ही ऑप्शन सही है। अब देखिए बी क्यों गलत था। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लगते हैं, मतलब सिर्फ वही काम करते हैं जो शिक्षक ने बता दिया। नहीं, हमारी क्लास क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजों का अब क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारी एक क्लास जो है वो बहुत अच्छी कक्षा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वीडियो का पूरा देखिए, थोड़ा सा ही वीडियो रह गया है, बट हाँ आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए आपके ही कितने कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि आपको और भी पढ़ाइयाँ करनी है। ठीक है, सोमिया अक्सर अपनी क्लास 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, क्यों ले जाती है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन बी, वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य संगठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है, गठनात्मक के लिए सी, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। देखिए मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं इसके, या एक ही ऑप्शन सही है? केवल ए बी डी, ओनली बी और सी, केवल ए या केवल डी? तो बताइए क्यों, क्या उद्देश्य हो सकता है बच्चों को भ्रमण पर ले जाने का? तो देखिए ए है, ए बी डी। शैक्षिक भ्रमण समय बचाने की विधा नहीं है, शेष अन्य विकल्प सही है। देखिए विकल्पों को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल, शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण जो होता है वो विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। वह इन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है, हाँ दे सकते हैं उनको प्रोजेक्ट एक बनाने के लिए कि भैया आप गए घूमने, क्या क्या किया, क्षेत्र भ्रमण किया, उसमें जो भी चीजें आपको लगी वो चीज। अब देखिए यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। अब बताइए, ठीक है हाँ करती है। अब देखिए यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो जो हमारा जो है ऑप्शन डी, ये शिक्षण समय को नहीं बचाता है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण करने में कहाँ आपका शिक्षण समय जो बचता है, आप बताइए, नहीं बचता है, उसमें काफी समय जाता है। बट हाँ एक ये अच्छी प्रक्रिया होती है, हमें समय थोड़ी बचाना है, हमें तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। हमारे पास 1 साल होता है उनको पढ़ाने के लिए, खूब अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित आकलन युक्तियों में कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक शैली को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? प्रयोग अभिलेख, कागज पेंसिल परीक्षण, जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट यानी कि, और डी अवधारणा प्रति चित्रण यानी कि कंसेप्ट। अवधारणा मतलब कंसेप्ट, तो इसका आंसर है आंसर डी अवधारणा परिचित्रण। क्यों है? अवधारणा परिचित्रण जो होता है छात्रों के प्रायोगिक कौशल मापन की उपयुक्त विधि है, जिससे छात्रों के वास्तविक अर्जित ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। देखिए प्रयोग अभिलेख नहीं है, कागज पेंसिल परीक्षण भी नहीं है, चेकलिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अवधारणा जो कॉन्सेप्ट का वो प्रतिचित्रण करते हैं, उससे ही हमें पता चल जाता है कि उनका प्रैक्टिकल जो कौशल है, स्किल है, वो कितना उचित है कितना नहीं है। ठीक है, कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है, हमें पता करना है जो उनका प्रायोगिक कौशल है उस मतलब कितना उचित है, तो उसके लिए हम अवधारणा प्रतिचित्रण विधि। देखिए अवधारणा प्रतिचित्रण विधि का कंसेप्ट वीडियो हम बना देंगे अगर आपको चाहिएगा तो। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज खुद ही आ रहे हैं और आपके एग्जाम में टाइम भी कम बचा, इसीलिए क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। ठीक है, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए। ठीक है, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, जो ये आपका प्रैक्टिकल है, जो गतिविधि की है, इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा कौशल विकसित किया जा रहा है?
अवलोकन प्रयोग करने तथा संप्रेषण, केवल प्रयोग करने, अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मक करना, या फिर केवल अवलोकन। तो हाँ, अब इसका आंसर है सी। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम उनको अवलोकन करना सिखाना चाहते हैं, वो देखे भाई क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में, प्रैक्टिकल भी हो रहा है तथा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, तीनों ही चीज़ें इस क्वेश्चन में निहित है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारा इसका जो पर्पज है, हम पानी के नल को खोलेंगे, फिर उसमें धार को समायोजित करेंगे, फिर रिफिल को आवेशित करेंगे, फिर जल की धारा के निकट लाएंगे और परीक्षण करेंगे क्या होता है। तो तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, आपके क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। वो कथन की पहचान करनी है जो ठीक नहीं है। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय या अनंतिम माना जाता है। ऑप्शन बी, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों तथा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित स्वीकार किया जाए। विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है तथा विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में ये पहचान करना है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को करते समय। नहीं है क्या पूछा है, तो ऑप्शन हमारा बी है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। देखिए विज्ञान की पद्धति जो है उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का कहाँ रहा है विषय। शेष अन्य सत्य है, तीनों सत्य है। अगर आपको कोई भी वर्ड या किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन वीडियो है, क्वेश्चन डेडिकेटेड वीडियो है, तो क्वेश्चंस पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आपको समझ आ गया होगा ना क्वेश्चन, अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है, तो आप बताइएगा। इसमें वो भी मतलब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सी सबसे उचित है। विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, या फिर विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीके से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए चारों ही ऑप्शन थोड़े ठीक ठीक से लग रहे हैं, बट सबसे उचित कौन से हैं। 3 ऑप्शन है इसमें सबसे उचित, तो 3 ऑप्शन में सबसे उचित कौन से हैं, बी सी डी। कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है। आप क्या करोगे, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके बच्चों से लिखवाओगे, वो लिखेंगे, उनसे पता चलेगा उनके माइंड में क्या चल रहा है, कितना समझ रहे हैं। सी, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाएंगे, यानी कि परियोजना बनाएंगे वो। और डी, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। वैसे देखो मैंने बोला चारों ही ठीक लग रहे हैं, बट सबसे उचित 3 लग रहे हैं। नारों को हम अभी कट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए तो तीनों ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अगर हमें एक छोड़ने का मौका मिलेगा तो हम ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। आप अब देखिए, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के उनके परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु इनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम है, देखिए इन ग्रहों के नाम क्या है, बुध और शुक्र। तो क्वेश्चन को ध्यान से करिए। जो ये हमारे ग्रह हैं दोनों, इनका परिक्रमण काल जो है हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, और क्या है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। तो परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों ही अलग हैं, तो उस हिसाब से ध्यान से करिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।
बट क्वेश्चन तो करने ही है। देखिए सल्फर S, एल्युमिनियम, ठीक है, और लोह के गलनांक डिग्री सेल्सियस में क्रम से कितने कितने हैं, 113, 666 और 1535 है, तीनों के क्रम से दे दिए हैं। इनमें से क्या सही है, एक ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। क्या कह रहा है, केवल सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। जो हमारा लोह है, सल्फर है या एल्युमिनियम है, 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होते हैं। या फिर केवल लोह जो होता है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होता है। और ऑप्शन डी, एल्युमिनियम तथा जो हमारा लोह है, लोहा है, 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है। एल्युमिनियम तथा लोहा जो होता है हमारा प्रश्न के अनुसार 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होंगे, क्योंकि इनका गलनांक क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, जो इनका गलनांक होता है एल्युमिनियम और लोहे का, वो 200 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल बल्ब B1 से जुड़ा है, तो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है अगर R मान को बढ़ा दिया जाए तो अब बताइए, R मान को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जो उनका जलने का जो इंटेंसिटी है। अब B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी, जो उनका उजाला है। B2 की दीप्ति कम हो जाएगी यानी कि उनका उजाला कम हो जाएगा, और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या फिर B1 B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, डी, दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे। डी इसका आंसर ठीक है। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक है, ओम का नियम क्या है, V = IR है। दोनों में जो विभवांतर का मान जब बढ़ाया जाएगा, यानी कि वोल्टेज का मान जब बढ़ाया जाएगा तो परंतु दीप्ति में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है, दोनों में विभवांतर का मान बढ़ जाएगा पर दीप्ति में परिवर्तन नहीं होगा। भाई वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा तो उनकी जो जलना है, उनका जो प्रकाश है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लीजिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए एग्जाम में। किस तरीके से है, बैटरी में V का धनात्मक टर्मिनल B1 से जुड़ा है तथा B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, दोनों का विभवांतर का मान बढ़ जाएगा। भाई R का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, पर जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान से करिएगा, अगर कुछ भी अभी भी बोल रही हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बस होने ही वाला है, तो ध्यान से बने रहिए, अभी छोड़िए मत वीडियो को। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, डॉक्टर तापमापी यानी कि थर्मामीटर का परिसर डॉक्टर क्या है, परिसर उनका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। कथन बी क्या है, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब उनकी जो रेंज होती है कितनी होती है। तो बताइए कौन सा कथन ठीक है। इसका कथन डी है, सही है। मतलब कथन ए सही है किंतु बी गलत है। देखिए डॉक्टर का जो तापमापी होता है, उनका परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिए कुछ प्रयोगशाला, आप ऑप्शन का इसका डिस्कशन देख सकते हैं, बी क्यों गलत है। कुछ प्रयोगशाला तापमापी के परिसर, दिए गए परिसर अधिक या कम भी हो सकते हैं। देखो डॉक्टर का जो तापमापी होता है, उसका जो परिसर होता है वो तो ये ठीक है, इतना हो सकता है। बट प्रयोगशाला जो होती है, उनके जो तापमापी थर्मामीटर के जो परिसर होते हैं, वो ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स पे डिपेंड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, बस एक और क्वेश्चन बचा है इसके बाद। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। पुरी, अमृतसर, उदयपुर, बद्रीनाथ। तो कौन सा चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा, तो जो हमारा पुरी स्थान है वो सबसे अधिक प्रभावित होगा।
ठीक है, क्योंकि इधर ही जो हमारे चक्रवात का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि अमृतसर, उदयपुर, बद्रीनाथ ये थोड़ा आगे आके पड़ जाते हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात पहले ज़्यादा मतलब पहले आएगी तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव होगा। तो पूरी ठीक है। नेक्स्ट, हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों के आकार इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? सी, संवहन। जब जो प्रश्नगत प्रक्रिया संवहन है, क्योंकि गर्म कण अपना स्थान बदल रहे हैं। क्योंकि जो देखो हवा ऊष्मा के स्रोत से समीप जाकर क्या हो रही है, गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है तथा हवा पार्श्वों के आकार इसका स्थान ले लेते हैं तथा इस प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। संवहन है ये प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर सी है, क्योंकि गर्म कण अपना स्थान बदल रहे हैं। संवहन की प्रक्रिया में क्या होता है, गर्म कण अपना स्थान बदलते हैं। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में सारा देखा जा रहा है कि सारे जो हमारे गर्म कण हैं वो क्या है, स्थान बदल रहे हैं। ध्यान से करिए, क्योंकि क्वेश्चन, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन डेडिकेटेड सीरीज है। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लगे बल या बलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षणीय बल कार्य कर रहा है। बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या है? सी है। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। यानी कि अगर मेज पर पुस्तक रखी है ना, पुस्तक पर लगने वाले सभी बल का विश्लेषण करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? विभिन्न बल लग रहे हैं जो एक दूसरे से संतुलित हैं, जिससे कि वस्तु विश्राम अवस्था में है। इससे आपको लगेगा कि शायद कोई बल काम नहीं कर रहा, बट अगर स्थिर अवस्था में इस तरीके से कोई भी वस्तु रखी होती है तो उसमें सारे बल संतुलित अवस्था में वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बल नहीं लगता है। तो देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, और अगर आपको कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को अभी, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी पता चले और लोगों को भी उनके लिए बेनिफिट हो सके क्वेश्चन को, एग्जाम को इस सीटेट के एग्जाम पेपर को क्लियर करने में। क्योंकि भाई हमारे साथ साथ सभी का हमें बेनिफिट देखना है। ऐसा नहीं है कि बस हमें बेनिफिट हो, किसी को पता ना चले। देखिए आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ जरूर देगी। आपको आप सीटेट भी क्लियर करेंगे इसी बार में, और आप एक अच्छे शिक्षक भी आने वाले टाइम में बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो इस बार छूटने ना पाए। देखिए क्योंकि अभी जो वैकेंसी आ जाएंगी उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम गैप हो जाए, पर इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि पता चला आप टेंशन लेने लग जाए। आराम से करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा जो ये वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, आपको एक बात भी बोलना चाहेंगे, क्वेश्चन डेडिकेटेड सीरीज थी, इसलिए कंसेप्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो कंसेप्ट वीडियोस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, और पहले वीडियोस भी देखिए, आपके वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए अच्छे से, कोई और हमारे साथ बने रहिए, और इस बार सीटेट क्लियर करके हमें आगे टीचर बनने की प्रक्रिया में शामिल होना है, और टीचर बनना ही है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ रहे हैं डेडिकेटेड सीरीज के लिए सीटेट की। तो ठीक है, अब अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।